नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ ज्वालामुखी और इसके क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया और इसके प्रकार तथा विषय वितरण, ये सब चीजों पर अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया क्या चीज है। ध्यान दें। देखिए, हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तब उसमें ये देखा था कि स्वेस के अनुसार श्याल, सीमा और निफे, तीन परतें बताई थी, श्याल, सीमा और निफे। तो जो सीमा परत है वहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है। यदि हम अभिनव मत की बात करें तो वहां क्रस्ट, मेंटल और कोर देखा था, तो वहां मेंटल परत जो बताई थी वो ज्वालामुखी उद्गार के समय वहां से लावा निस्सृत होता है। और यदि हम बात करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए सबसे उपयोगी प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? प्रत्यक्ष साधन मतलब धरातल के आंतरिक भाग से कुछ ना कुछ निकल करके हमारी आंखों के सामने आए, वो प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? तो वो ज्वालामुखी क्रिया है। सबसे आदर्श तो भूकंप है और सबसे प्रत्यक्ष यदि कहें तो वो कौन सा है? ज्वालामुखी। तो हमारा आज का टॉपिक भी ज्वालामुखी है। देखिए, आंतरिक भाग से जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार होता है, मतलब लावा धरातल के ऊपर की तरफ आता है, तो जिस मार्ग से आता है वह ज्वालामुखी नली कहलाता है। ज्वालामुखी नली कहलाता है। जिस मुख से निस्सृत होता है वो क्रेटर कहलाता है। और ये जब लावा ऊपर की तरफ यूं आ रहा है, लावा का निस्सृत होना, वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी क्रिया। और क्रेटर, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी नली और लावा भंडार, इन सब को मिला करके क्या कह देंगे? ज्वालामुखी। इन सब को मिला करके क्या कह दिया? ज्वालामुखी कह दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान होता क्या है। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सबसे ज्यादा मात्रा में जल वाष्प निकलेगी। 60 से 90% जो सबसे ज्यादा निकलने वाला पदार्थ क्या है? जल वाष्प है। और जल वाष्प क्या? H2O का गैसीय रूप। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें सम्मिलित है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकल रही है। क्लियर है? इसके बाद में जो पदार्थ निकलता है गैसीय रूप में वो CO2 है। CO2, फिर नाइट्रोजन और उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले वो गैसीय पदार्थ है। मैं द्रव पदार्थ की बात करता हूं। अब द्रव पदार्थ में क्या निकलता है? लावा। लेकिन हम मैग्मा भी बोलते हैं। मैग्मा और लावा क्या चीज है? इसको ध्यान से समझ लेना। मैग्मा और लावा क्या चीज है? यदि धरातल के अंदर पिघला हुआ पदार्थ रहेगा अंदर ही, तो है मैग्मा। और यदि वो पिघला हुआ पदार्थ धरातल के ऊपर आ जाए तब वो लावा कहलाता है। क्लियर है? तो मैग्मा और लावा में अंतर पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि लावा के प्रकार हम अम्लीयता के आधार पर विभाजन कर लेते हैं। लावा के प्रकार, देखिए, लावा के प्रकार हम अम्लीयता के आधार पर कैसे विभाजित करेंगे? आधार मानेंगे सिलिका को। सिलिका क्या? रेत। मतलब या तो सिलिका की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, या सिलिका की मात्रा कम हो। सिलिका की मात्रा ज्यादा हो या सिलिका की मात्रा कम हो। यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो वो हमेशा अम्लीय लावा होगा। अम्लीय लावा, ध्यान में रखना, अम्लीय लावा होगा। मतलब रेत की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा रेत की मात्रा, इसका मतलब वो ज्यादा प्रवाहित नहीं हो पाएगा क्योंकि वो गाढ़ा होता है। तो ये गाढ़ा लावा किस प्रकार का होता है? अम्लीय लावा होता है। क्लियर है?
फिर बात करते हैं सिलिका की मात्रा कम हो, तो सिलिका की मात्रा कम हो तो वो बेसिक लावा कहलाता है, और इसी को पेठिक लावा भी कह देते हैं, बेसिक लावा या पेठिक लावा। और ये गाढ़ा नहीं होता है, ये गाढ़ा नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, मतलब इसकी प्रवाह की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान देना कि जिसमें लावा गाढ़ा होगा वो अम्लीय कहलाएगा, और अम्लीय लावा से जो ज्वालामुखी शंकु बनता है वो तीव्र ढाल वाला बनेगा, तीव्र ढाल वाला बनेगा। और यदि सिलिका की मात्रा कम होगी तो उससे जो ज्वालामुखी शंकु बनेगा वो मंद ढाल वाला बनेगा, मंद ढाल वाला। क्लियर है? तो ये लावा के आधार पर हमने ज्वालामुखी शंकु की बात कर ली, लावा कितने प्रकार का होता है वो बात कर ली। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो पदार्थ निकलते हैं, स्पेशली उन पदार्थ को क्या कहा जाता है। यदि बड़े चट्टानी टुकड़े मिलेंगे, बड़े चट्टानी टुकड़े मिलेंगे तो उसको बम कहेंगे, बम। यदि मटर के दाने और अखरोट के समान यदि चट्टानी टुकड़े निकलेंगे तो उसको लेपिली कहा जाता है, लेपिली। और यदि जाग युक्त चट्टान बन जाए, जाग युक्त चट्टान बन जाए जिसका घनत्व कम होता है और वो बड़ी हल्की होती है तो वो क्या कहलाता है, प्यूमिस कहलाता है। और यदि नुकीले नुकीले चट्टानी टुकड़े निकलेंगे तो वो ब्रेसिया कहलाएंगे, ब्रेसिया, ब्रेसिया। नुकीले चट्टानी टुकड़े क्या कहलाएंगे, ब्रेसिया कहलाएंगे। क्रेटर काल्डेरा की मैं बात कर चुका हूं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी के प्रकार की यदि हम बात करें तो प्रकार को हम दो भागों में बांट लेते हैं। ज्वालामुखी प्रकार को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो स्थान के आधार पर ज्वालामुखी का प्रकार, और एक है अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का प्रकार। स्थान की बात करें तो स्थान के आधार पर हम केंद्रीय उद्गार की बात कर लेते हैं, केंद्रीय उद्गार की बात कर लेते हैं। और यदि दूसरा इसका प्रकार देखेंगे तो वो दरारी उद्भेदन आ जाएगा। दूसरा क्या है, दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन। यदि केंद्रीय उद्गार की बात करते हैं तो इसको 5 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय उद्गार के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हवायन तुल्य ज्वालामुखी आता है, हवायन तुल्य। देख रहे हैं हवायन तुल्य ज्वालामुखी में एकदम शांत ज्वालामुखी होती है, ज्यादा बड़ा विस्फोट होता नहीं है। और ये कहां पर है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप समूह है वहां पर इस प्रकार का ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। और वहां के स्थानीय लोग जो हैं वहां की अग्नि देवी पीली की केश राशि मानते हैं, किसको, हवाई तुल्य ज्वालामुखी को। क्लियर है? दूसरा है स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कौन सा हुआ, जो इटली के सिसिली द्वीप पर है। इसको ध्यान से समझना, ये सिसिली द्वीप बहुत बार पूछा जाता है। इटली के सिसिली द्वीप पर है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, और ये जागृत ज्वालामुखी है। इसमें क्या होता है कि भूमध्य सागर में पूरे में प्रकाश रहता है, दूर से देखने पर भी यूं लगेगा जैसे कोई लाइट जल रही हो, इसलिए स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाया, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहलाया। क्लियर है? फिर इसके बाद में है वल्केनियन ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी। वल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप समूह का है, लिपारी द्वीप समूह का। ये भी कहां पर है, इटली में ही है, लिपारी द्वीप समूह का है। और इसमें जो विस्फोट होता है, देखिए यहाँ पर विस्फोट का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे शांत, इससे थोड़ा सा ज्यादा विस्फोटक स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली से ज्यादा विस्फोटक कौन सा होगा, वल्केनियन होगा। और वल्केनियन में प्राय फूलगोभी की संरचना बनती है,
प्राय फूल गोभी की संरचना बनती है। प्रत्येक वल्केनियन ज्वालामुखी उद्भेदन में फूल गोभी की संरचना बने जरूरी नहीं है, कभी कभार बन जाती है। इसके बाद में जो ज्वालामुखी उद्भेदन आ रहा है वो है विसुवियस प्रकार का। विसुवियस प्रकार का इसको 79 ईस्वी में सबसे पहले प्लिनी ने देखा था, इसलिए इसका नाम प्लिनियन ज्वालामुखी भी है। क्या नाम है इसका? प्लिनियन ज्वालामुखी है। और ये हमेशा ही फूल गोभी की तरह बनता है। तो ये सवाल बड़ा रिपीट हुआ है कि फूल गोभी की तरह दिखने वाली संरचना वाला ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप विसुवियस ज्वालामुखी कहेंगे या प्लिनियन ज्वालामुखी कहेंगे। क्लियर है? इसके बाद में जो पांचवा प्रकार है वो पीलियन ज्वालामुखी है। पीलियन, देखिए ये प्लिनियन है और ये पीलियन है। प्लिनियन कौन सा? विसुवियस। पीलियन, पीलियन की विशेषता क्या है? ये सबसे विनाशकारी होता है। सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है? पीलियन प्रकार का है। पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी होता है। और इस ज्वालामुखी का यदि हम उदाहरण पढ़े तो 1883 ईस्वी में क्रांकाताओ, मैं पीछे भी बता चुका हूं उसको, क्रांकाताओ में इस प्रकार का विस्फोट हुआ था। क्रांकाताओ कहाँ हुआ? जावा और सुमात्रा द्वीप समूह के बीच में स्थित है और वो इंडोनेशिया में आता है। कौन सा? पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। तो ये केंद्रीय उद्गार के आधार पर 5 प्रकार के ज्वालामुखी है। पहला हवाएं, दूसरा स्ट्रामोली, तीसरा वल्केनियन, चौथा विसुवियस, पांचवा पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन की बात करते हैं। दरारी उद्भेदन में क्या होता है? देखिए ये ज्वालामुखी शंकु है। ये केंद्रीय उद्गार द्वारा ना होकर के यहाँ एक दरार में से ये लावा उद्भेदन होता है। तो ये क्या कहलाता है? दरारी उद्भेदन। और दरारी उद्भेदन की दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, मतलब पठारी भूमि का निर्माण इससे हो सकता है। किससे? दरारी उद्भेदन से। क्लियर है? तो स्थान के आधार पर हमने 2 प्रकार के ज्वालामुखी पढ़ लिए। केंद्रीय उद्गार के आधार पर पढ़ लिया और उद्भेदन के आधार पर पढ़ लिया। अवधि के आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो अवधि के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। अवधि के आधार पर मैंने बताए हैं 3 प्रकार के ज्वालामुखी। पहला जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी, इसको सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व में 500 प्रकार के ज्वालामुखी है। ये 500 प्रकार के ज्वालामुखी है, मतलब विश्व में इनकी संख्या कितनी है? 500 है जागृत ज्वालामुखी की। जागृत ज्वालामुखी की विशेषता क्या रहती है कि इसमें या तो उद्भेदन हो चुका है और उद्भेदन के बाद में वाष्प निकले, कंकड़, पत्थर, ये या कोई ना कोई पदार्थ इसमें से निकलता रहता है। जैसे तंदूर होता है ना, तपा हुआ तंदूर, उस प्रकार की संरचना हमेशा रहेगी इसमें। और इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो इटली के एटना और स्ट्रामोली, इटली के एटना और स्ट्रामोली, एक तो एटना हुआ और दूसरा स्ट्रामोली हुआ। स्ट्रामोली ये इस ज्वालामुखी के उदाहरण है। यदि हम फिलीपींस के पिनाटुबो की बात करें, फिलीपींस का पिनाटुबो ज्वालामुखी, तो भी किस कैटेगरी में आएगा? जागृत ज्वालामुखी में आएगा। और भारत में यदि हम बात करें तो एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। कौन सा? जिसका नाम है बैरन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये स्थित है। तो ये था जागृत ज्वालामुखी। दूसरी हम बात करें तो वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी भी कह देते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कह देते हैं। इसका यदि हम उदाहरण देखें तो ये विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी प्रसुप्त में आ जाएगा। और एक क्रांकाताओ, जो मैंने इंडोनेशिया में बताया था क्रांकाटाओ, ये भी किस में आ जाएगा? प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी में आ जाएगा। क्लियर है? तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी
तीसरा मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी की बात करें तो ईरान के कुल सुल्तान और देवबंद, ईरान का कुल सुल्तान, ये ज्वालामुखी का नाम है कुल सुल्तान, और दूसरा देवबंद, ये दोनों ईरान में है। ये किस प्रकार के ज्वालामुखी है? मृत प्रकार के ज्वालामुखी है। और एक उदाहरण है म्यांमार का। म्यांमार में माउंट पोप्पा नाम का एक ज्वालामुखी है, माउंट पोप्पा नाम का ज्वालामुखी। वो भी कौन सा है? ये मृत प्रकार का ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो लावा कुछ तो बाहर निकल जाता है और कुछ पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा हो जाता है, कुछ आंतरिक भाग में जमा हो जाता है। तो ये आंतरिक भाग में जब जमा होता है तो ये कुछ प्रकार की संरचनाएं बनाता है। वो संरचनाएं कौन सी है? जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले जो ये लावा भंडार आंतरिक भाग में है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ये लावा भंडार है, मान लो ये लावा भंडार है, तो इस लावा भंडार को क्या कहेंगे? बेथोलिथ। इसका नाम है बेथोलिथ। तो ये याद रखना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो लावा भंडार है और ये यहीं पर जमा हो गया है, वो किस रूप में? गुंबदाकार रूप में जमा हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा? बेथोलिथ। और यदि ये धरातल के समीप यहां आकर के गुंबदाकार आकृति में यूं जमा हो जाए, इस प्रकार जमा हो जाए, ये लावा ऐसे जमा हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये लेकोलिथ कहलाएगा, लेकोलिथ। क्लियर है? और इसके बाद में यदि कोई लावा यूं लहरनुमा, ये बहुत बार रिपीट हो गया ये वाला सवाल जो बता रहा हूं, लहरनुमा आकृति, या यूं कह दे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इस प्रकार आंतरिक भाग में यूं अपनति और अभिनति के रूप में लावा जमा हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो फेकोलिथ कहलाता है, फेकोलिथ कहलाता है। क्लियर है? और यदि ये लावा इस प्रकार की छिछली बेसिन के रूप में, ये छिछली बेसिन के रूप में यूं जमा हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये लेपोलिथ कहलाता है, लेपोलिथ, ये लेपोलिथ कहलाता है। यदि लावा का ये ऊर्ध्वाधर रूप में यूं जमाव हो जाए, इस प्रकार जमाव हो जाए, तो ये डाइक कहलाता है, ये डाइक कहलाता है। और यदि ये यूं क्षैतिज रूप में जमा हो जाए, इस प्रकार क्षैतिज रूप में जमा हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिल कहलाएगा, सिल कहलाएगा। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि लावा का जमाव हो जाए तो वो बेथोलिथ, डाइक, फेकोलिथ, सिल, लेपोलिथ, लेकोलिथ, इन रूप में वो जमा हो जाता है और ये आकृतियां बनाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम सोल्फ तारा। सोल्फ तारा, देखिए सोल्फ तारा गंधकीय धुआंरा होता है। सोल्फ तारा गंधकीय धुआंरा होता है। धुआंरा जो है वो ज्वालामुखी का प्रकार है, ये रिपीट हुआ सवाल है। धुआंरा ज्वालामुखी क्रिया का प्रकार है। और यदि हम अलास्का में 10 सहस्त्र धूम्र घाटी की बात करें, कहां पर है ये? अलास्का में है। ये भी सवाल पूछा हुआ है, अलास्का में है। 10 सहस्त्र धूम्र घाटी मतलब 10,000 धूम्र घाटी कहां पर है? अलास्का में है। किसका रूप है? धुआंरा। और धुआंरा किसका रूप है? ज्वालामुखी का रूप है। यदि इसमें गंधक की मात्रा आ जाए, गंधक क्या? तेजाबी मात्रा हो, इसमें बढ़ जाए, अम्लीयता इसकी बढ़ जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये सोल्फ तारा कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम ज्वालामुखी के विश्व वितरण की। यदि ज्वालामुखी के विश्व वितरण की बात करें तो विश्व वितरण के आधार पर हम ज्वालामुखी की 4 पेटियां मानते हैं। देखें, भूकंप के आधार पर हमने 3 मानी थी, ज्वालामुखी के आधार पर हम 4 पेटियां मान रहे हैं। और 4 पेटियों में भी कौन सी? परिप्रशांत पेटी,
परिप्रशांत पेटी मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। यदि हम देखें तो इस तरफ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इस तरफ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यदि इस तरफ देखें तो ये एशिया का पूरा हिस्सा कहाँ तक, फिलीपींस तक, और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी आते ही हैं। फिर हम बात करते हैं परिप्रशांत पेटी में विश्व के 2/3 लगभग 66% ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, परिप्रशांत पेटी में आते हैं। और यदि इस परिप्रशांत पेटी की बात करें तो कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं, यदि मैं नाम लूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ये इक्वेडोर में स्थित है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ये इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। कितना ऊंचा, 19,613 फीट ऊंचा है। कौन सा, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। इसके बाद बात करें तो फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहां पर है, जापान में, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी किसके अंतर्गत आता है, परिप्रशांत पेटी। माउंट ताल, माउंट रेयान और पिनाटुबो, पिनाटुबो ये ज्वालामुखी भी किसके अंतर्गत आए हैं, परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत आए हैं। फिर सस्ता और हुंड यूएसए के हैं, ये भी किसके अंतर्गत, परिप्रशांत पेटी। और फिर चिम्बेरेजो, चिम्बेरेजो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पर जैसे मध्य अमेरिका का हिस्सा मान ले तो वो वाला कहाँ, कौन सा, चिम्बेरेजो। तो ये परिप्रशांत पेटी के हिस्से हैं। अब बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी में जितने भी भयानक ज्वालामुखी है, जितने भी विनाशकारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है, वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। देखिए इन जो पेटियों का निर्धारण हो रहा है, यदि हम इसकी चर्चा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर करें तो ज्यादा सटीक बैठती है। जैसे मैं ये कहूं कि दो यदि प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती है तो ये विनाशकारी किनारा बनाती है। यदि दो प्लेटें, ये भूकंप के लिए उत्तरदायी है विनाशकारी, यदि दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत यूं जाए तो ये रचनात्मक किनारा बनाती है, रचनात्मक किनारा। यहाँ पर प्राय क्या आना चाहिए, यहाँ पर ज्वालामुखी आना चाहिए, ज्वालामुखी आना चाहिए। और एक संरक्षी किनारा भी होता है कि एक दूसरे के बगल से निकल जाए लेकिन उसमें कोई टकराव ना हो, तो ये क्या कहलाता है, संरक्षी किनारा कहलाता है। तो ज्यादा समझ में इसमें आता है कि जो रचनात्मक किनारा है कि दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत खिसके, तो उससे कौन सा रचनात्मक किनारा, मतलब ज्वालामुखी आएंगे, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा मिश्रित होगा उससे क्या बनेगी, कोई नई भू संरचना बनेगी। तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी में रचनात्मक किनारा ना होकर के विनाशात्मक किनारा है, मतलब अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन ऊपर से अफ्रीकन नीचे से, ये प्लेट में क्या हो रहा है, अभी सारी बल लग रहा है, एक दूसरे की तरफ खिसक रही है, फिर भी यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ज्वालामुखी आ रहे हैं। कौन से ज्वालामुखी, यदि मैं नाम लूं, स्ट्रम्बोली, एटना ये कहाँ के हुए, इटली के, कोले सुल्तान, देवबंद ये कहाँ के हुए, ईरान के। यदि मैं नाम लूं माउंट पोप्पा तो ये कहाँ का हुआ, म्यांमार। भारत का भी ज्वालामुखी जितना भी एरिया है, जैसे मैं बैरन ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पर है, ये भी मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। फिर बात करूं मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी हमेशा पेरिडोटाइट और बेसाल्ट प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। और इसमें यदि मैं ज्वालामुखी की बात करूं तो ये आइसलैंड का ज्वालामुखी, आइसलैंड का ज्वालामुखी किस पेटी के अंतर्गत आता है, मध्य महासागरीय पेटी के अंतर्गत आता है। फिर चौथी प्रकार की अंतरा प्लेट, अंतरा प्लेट क्षेत्र, इसमें कौन सा आएगा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। क्यों, क्योंकि जैसे ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका के इस तरफ यहाँ पर हवाई द्वीप समूह है, तो यहाँ पर हवाई द्वीप समूह में ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो ये परिप्रशांत पेटी में तो शामिल नहीं है, लेकिन एक अलग पेटी बन गई इसकी, कौन सी, अंतरा प्लेट पेटी। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी अंतरा प्लेट पेटी के अंतर्गत आता है।
क्लियर है? ये हमारा था ज्वालामुखी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अब इसमें आपने एक विशेष ध्यान रखना है, इसमें आपने क्रेटर और काल्डेरा, ज्वालामुखी क्रिया। काल्डेरा क्या होता है? क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? काल्डेरा। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में बनने वाली, ज्वालामुखी से आंतरिक भाग में बनने वाली जो स्थलाकृतियां मैंने बताई है, उन पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वहां से सवाल उठने के, सामान्य सवाल उठने के चांस ज्यादा रहते हैं। बाकी सारा ही पढ़ना, एक लाइन भी नहीं छूटनी इसमें से। क्लियर है? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वही काम करना है, बहुत लोगों तक पहुंचाना है इसको।